नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी एसएससी जीडी की जीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने पूरा एनालिसिस भी ये किया था कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस जीएस से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला लेक्चर आप जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज सेकेंड लेक्चर ये होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं है, बल्कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यूपी एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, तो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो हमारी सीरीज है ये बेनिफिशियल होने वाली है। अभी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान हमारा एसएससी जीडी पर है, क्योंकि अगले ही महीने इसका एग्जाम है। बाकी और भी जो एग्जाम होंगे उसके लिए भी हम स्पेशल ये सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। आज हमारा सेकंड लेक्चर इसके अंतर्गत ये होने वाला है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ करके आप यहाँ पर अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और अपडेट है कि लगभग 600 प्लस मैथ्स का एक क्वेश्चन बैंक आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन बैंक को मतलब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं ज्योग्राफी के। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए सीधा हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल को भी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से और क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये जो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जो इन क्वेश्चन के साथ हम डिटेल डिस्कस करेंगे, कुछ और मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम क्या है? जो नाटो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पिछले साल 2023 में काफी ज्यादा न्यूज में था नाटो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे रूस और जो यूक्रेन है इसका युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया इससे कहीं ना कहीं प्रभावित थी, है ना। इकोनॉमी में असर आ रहा था, बहुत सारी चीजों में असर आ रहा था। ठीक है, और काफी सुर्खियों में था। और चूंकि इस युद्ध के चलते जो नाटो है ये भी काफी ज्यादा सुर्खियों में था। ठीक है, तो यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नाटो का फुल फॉर्म पूछेगा, जैसे कि इसका जो 31st मेंबर बना है, ठीक है, फिनलैंड, यहां से क्वेश्चन आ सकता है करंट का कि लेटेस्ट मेंबर कौन बना है नाटो का, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नाटो का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा सभी देशों का की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। देखिए, नाटो में टोटल 31 मेंबर हैं, है ना, 31 इसमें सदस्य हैं। तो यदि मान लीजिए किसी भी देश में, इस 31 में से किसी भी कंट्री में यदि कोई देश हमला करता है, तो नाटो अपने आप पर इसको हमला मानता है और सभी देश मिलकर के, या फिर नाटो का जो ये सैन्य संगठन है, उस देश की रक्षा करता है अपनी आर्मी के थ्रू। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कब है, हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके वर्तमान में महासचिव हैं। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल? 31वां सदस्य बना है 2023 में फिनलैंड, इसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना, इसके महासचिव, है ना, इसका उद्देश्य क्या है। कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको पता होना चाहिए, और डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में नाटो से क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये न्यूज में रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे बोल पा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? क्योंकि ये न्यूज में रहा है पूरे साल। ठीक है, इस कारण से महत्वपूर्ण है। तो सारे पॉइंट नाटो से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य यहाँ पर आप देखेंगे तो संगठन है, जैसे कि यूएनओ हो गया, आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया। ठीक है,
तो आपको देखिए पढ़ना कौन से हैं ज्यादातर जो न्यूज में रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे G20, ठीक है। G20 की जो 2023 की बैठक हुई थी, ये कहां पर हुई थी? भारत में ही हुई थी, ठीक है, भारत में हुई थी। तो इस कारण से ये G20 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, जहां जहां पर भी जो जो बैठकें हुई थी भारत में, वो सारी आप पढ़ लेना। G20 में कौन कौन से मेंबर हैं, सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे संगठन की बैठकें होती रहती हैं, मीटिंग्स होते रहते हैं। तो ये सब आप जो करंट में न्यूज में रहते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ करके जाइए कि उस संगठन में कितने मेंबर हैं, उसके अध्यक्ष और महासचिव कितने हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसा सारी आपको बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैं मेरा काम है यहाँ पर आपको एनालिसिस बताना कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर चीजें दी हुई हैं, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, हमारा जो क्रेजी जी का टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहां किया गया, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसका जो अनावरण किया गया है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ना। अद्वैत दर्शन के ये एक प्रकार से संस्थापक रहे हैं, ठीक है, शंकराचार्य, आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। इसके अलावा इसकी स्थापना कहाँ गई है? कहाँ की गई है? ओंकारेश्वर खंडवा में। जो ये ओंकारेश्वर है ना बच्चों, ये एक क्या है? ये एक ज्योतिर्लिंग है ना। ये क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है, आपको याद रखना है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, उसमें से एक ये है ओंकारेश्वर। ये कहां पर है? खंडवा, खंडवा मध्य प्रदेश, ठीक है, खंडवा मध्य प्रदेश। खंडवा से एक और चीज आपको याद आ रही होगी, एक बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं, प्लेबैक सिंगर रहे हैं, किशोर कुमार। तो उनकी जन्म स्थल भी मध्य प्रदेश खंडवा ही है, तो उनकी समाधि भी वहां पर ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो आपको 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे, उसमें से एक है ओंकारेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा। अब देखिए ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। अब हो सकता हो डायरेक्ट ये एग्जाम में ना पूछे, लेकिन ये न्यूज में तो रहा था पिछले साल, है ना। तो ये पूछ सकता है कि भैया जो ओंकारेश्वर है, ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे है, खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। 2 ज्योतिर्लिंग है, एक और कौन सा है? तो एक और उज्जैन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। महाकाल आप जानते ही होंगे, महाकाल नगरी उज्जैन, और किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका नाम भी पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका नाम है, समानता की प्रतिमा इसका नाम है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्टैच्यू हैं, इनको भी जरा एक बार देख लीजिए। जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये तो आप जानते ही होंगे, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में, 182 फीट मीटर ऊंची, सॉरी 182 मीटर ऊंची ये प्रतिभा है, और विश्व की, है ना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इस कारण से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, ये B.R. अंबेडकर की प्रतिमा है, और अमेरिका के में वॉशिंगटन जो है, ठीक है, वहां के मैरीलैंड में इसका अनावरण किया गया है, आपको याद रखना। मतलब देश के बाहर सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पिछले ही साल इसका अनावरण किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये श्रीनाथु प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, बेंगलोर में 108 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की प्रतिमा है, राजस्थान में 112 मीटर ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज V.R. अंबेडकर की है, लातूर महाराष्ट्र में 17 फीट ऊंची ये मूर्ति है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की ये प्रतिमा है, पाली जिला राजस्थान में 27 फीट ऊंची है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभी हाल ही के ये स्टैच्यू हैं, आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मनीष नरवाल, ठीक है। तो जो मनीष नरवाल है, इनका जो संबंध है वो शूटिंग से है या फिर निशानेबाजी से है? महत्वपूर्ण है, क्यों?
क्योंकि 2020 में, ठीक है, 2020 में इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना? 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2021 में इनको, ठीक है, राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका वर्तमान में नाम ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, तो इससे इनको सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 2020 में जो ओलंपिक हुए थे, है ना, पैरालंपिक हुए थे, पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन, ठीक है, 2020 में जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुए थे, तो इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल मेडल जीता था, आपको याद रखना है ना, क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और 2022 में जो पैरा एशियन गेम हुए, पैरा एशियन गेम हुए, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि किससे संबंधित है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि किस खेल से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला, पिछले साल इनको राजीव गांधी या फिर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, 2020 में जो ओलंपिक गेम हुए थे, पैरालंपिक गेम हुए थे ग्रीष्मकालीन, उसमें इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था, 2023 में या फिर 22 के जो पैरालंपिक पैरा एशियन गेम हुए थे, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, है ना। 2022 के थे जो कि 23 में हुए हैं, तो 22 आप जो चीन के होंगशो में हुए थे, तो ये 22 के थे जो कि 23 में आयोजित हुए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी हैं, है ना, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको ध्यानचंद्र पुरस्कार या फिर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिलते रहते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि कोई ना कोई मेडल जीतते रहते हैं, तो ये अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो वहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि किस खेल से संबंधित हैं, हाल ही में कौन सा मेडल जीता है, कौन सी प्रतियोगिता जीती है, तो इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जैसे कि अचंत शरद कमल, है ना, टेबल टेनिस से इनका संबंध है और इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिस भी खिलाड़ी को बच्चों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है ना रिसेंट में, उनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना। आप कमेंट बॉक्स में बता दो 2023 का भी मिल चुका है, तो 2023 में किन किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही है, पैटर्न मैंने बता दिया, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किस खेल से संबंधित हैं, उनको पुरस्कार कब मिला, या फिर अर्जुन मिला हो या फिर खेल रत्न पुरस्कार मिला हो, ठीक है। तो इस प्रकार से डिटेल आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन होता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, मेले से रिलेटेड है, एग्जाम में आता है, चाहे डांस की बात कर लीजिए, कोई वाद्य यंत्र से संबंधित हो, मेले से संबंधित हो, त्योहार से संबंधित हो, डेफिनेटली इस कैटेगरी से एक ना एक क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में आएगा, चाहे वो डांस से पूछ ले, चाहे मेले से पूछ ले, चाहे त्योहार से पूछ ले, चाहे वाद्य यंत्र से पूछ ले, ठीक है। तो ये जो मेला है बच्चों, ये असम में लगता है, कौन सा मेला? अंबुबाची का मेला, ठीक है। कहां पर? असम के गुवाहाटी में, जो कामाख्या मंदिर परिसर है ना, कौन सा? कामाख्या मंदिर परिसर है, यहां पर ही इस मेले का आयोजन होता है, आपको याद रखना है, किसका? अंबुबाची मेला, कहां पर? असम के गुवाहाटी में, है ना, असम के गुवाहाटी में। और जो मॉनसून वाला टाइम होता है, उस समय इस मेले का आयोजन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन होता है, असम राज्य के अंतर्गत। कामाख्या माता मंदिर भी पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो असम में ही है, देखने को मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं और इस पर आपको हमारे चैनल पर सेपरेट लेक्चर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, जैसे कि बिहार में आपको हरिद्वार मेला, सॉरी हरिहर मेला देखने को मिलता है। सोनपुर जो कि पशुओं का मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं वाला मेला है, ये बिहार में देखने को मिलता है। कुंभ मेले, है ना, कुंभ मेले, अगला कुंभ कब लगेगा? 2025 में प्रयागराज में देखने को मिलेगा। कहाँ? प्रयागराज में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, रिवीजन कर लीजिए। एक तो प्रयागराज, है ना, प्रयागराज किस नदी के किनारे है बच्चों? आपको पता ही होगा, यमुना और प्लस गंगा, ये दो नदियों का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सरस्वती नदी भी कहा जाता है, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुकी हैं, अभी दो नदियां ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
इन नदियों के किनारे यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो मेला लगेगा 2025 में कुंभ का, यहाँ पर ही इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसके अलावा हरिद्वार, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, फिर उज्जैन 2016 में यहाँ पर आयोजन हुआ था क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, फिर नासिक में गोदावरी, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 जगह पर आपको कुंभ के मेले का आयोजन देखने को मिलता है। किस नदी के किनारे होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं माधवपुर मेला, ये काफी इंपॉर्टेंट मेला है। कृष्ण और रुक्मणी की याद में इसका आयोजन होता है गुजरात में। ठीक है, राजस्थान में पुष्कर मेला काफी प्रसिद्ध है, पुष्कर ऊंट मेला काफी प्रसिद्ध है, पशु मेला है। ठीक है, तेलंगाना में एक ये काफी इंपॉर्टेंट है मोडराम जात्रा, जो जिसे दक्षिण भारत का कुंभ भी कहा जाता है ना। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं, मोडराम यात्रा का आयोजन कहाँ होता है, या फिर दक्षिण भारत का कुंभ के मेले की संज्ञा किसे दी जाती है, तो मोडराम यात्रा को दी जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नलवारी मेला, पशु मेला, ज्वालामुखी मेला, ये सभी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और बाकी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, साइंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया और इस प्रकार के जो विटामिन वगैरह वाले टॉपिक हैं ये एसएससी के फेवरेट होते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दूध में आप देखेंगे तो विटामिन सी तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी कहाँ होता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूध में यदि खट्टे विटामिन सी होता है तो दूध फट जाता है, मतलब आप नींबू डाल, दूध को फाड़ने के लिए नींबू डालते हैं ना, और खट्टे चीजों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो यदि आपको नहीं भी पता हो तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ऐसे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि यदि कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी आता है तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, हो सकता है ऑप्शन हटा करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप आसानी से पहुंच सकते थे, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते तो। ठीक है, आपको नहीं पता ए होता है, बी होता है, डी होता है, ठीक है, B1 होता है, B2 होता है, B12 होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता लेकिन आप सी को हटा करके इजिली यहाँ पर टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा समझदारी से भी आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो यदि हम बात करें दूध की तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B1, B12, B1, B12 और B2 पाया जाता है ना। इसके अलावा विटामिन के भी इसमें देखने को मिलता है ना, विटामिन के भी देखने को मिलेगा, ए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, B12 भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे विटामिन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूध में हमें कैल्शियम देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। एक संतुलित आहार माना जाता है मिल्क, है ना, तभी तो हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो काफी संतुलित आहार माना जाता है और ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। बाकी ये टेबल आपने पढ़ी ही होगी। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, के का क्या है ना। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, जैसे कि विटामिन सी से आप देखेंगे तो स्कर्वी, मसूड़ों का दर्द वगैरह होता है। ठीक है, विटामिन ए से देखेंगे तो रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B6 से एनीमिया वगैरह होता है। ठीक है, और इसके स्रोत क्या है, मतलब किन चीजों को खाने से विटामिन की कमी शरीर में नहीं होती है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, इसको अच्छे से रिवीजन करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। स्टेडियम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, और स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन हो गया, तो काफी फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। ऑलरेडी एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया है, जीडीपी नहीं है यहाँ पर, जीडी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है ना। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर, इसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ही आपको बेंगलोर स्टेडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है भैया, ये है भैया अहमदाबाद में। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबको याद है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बताना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ा, पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, लगभग 1,32,000 यहाँ पर सिटिंग है, 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया।
ये एक पॉइंट मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में आ सकता है। दूसरा पॉइंट कि हाल ही में जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, ओडीआई जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसका जो फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच यहाँ पर हुआ था। इंडिया का जो पहला मैच था पाकिस्तान के साथ, उसका आयोजन यहाँ पर हुआ था। तो मुख्य जो मेन मैच होते हैं, बड़े बड़े मैच होते हैं, वो यहाँ पर ही होते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण स्टेडियम है, आपको याद रखना है इसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, इसके अलावा जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखिए करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जो पूरे साल के मेन मेन इवेंट हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे कि G20 हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, है ना, चंद्रयान हुआ, आदित्य एल1 मिशन हुआ, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। ठीक है, ऐसे इवेंट जो कि कई 2 3 4 सालों में एक बार होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी साल ओलंपिक हुआ, है ना, जैसे कि पिछले साल एशियन गेम का आयोजन हुआ 2022 के, ठीक है, हांगझाओ चीन में। तो ऐसी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने का सही तरीका होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेडियम है, जैसे कि नरेंद्र मोदी मैंने बता दिया क्रिकेट का है, ईडन गार्डन आप जानते होंगे कोलकाता में है, क्रिकेट का है। बानखेड़े मुंबई में है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम युवा भारती। सब पढ़ लेना, आपको लिस्ट दे रखी है मैंने, है ना। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। क्रेजी जी का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, नहीं है वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे, ये इस समय मुगल सम्राट थे और यही अंतिम मुगल सम्राट भी रहे हैं। यही अंतिम मुगल सम्राट भी रहे हैं। आप जानते ही होंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, है ना, इसका पूरा घटनाक्रम इस समय मंगल पांडे ने मना कर दिया था और मेरठ छावनी से सबसे पहले इसके विद्रोह की शुरुआत हुई थी। वो सब घटनाक्रम आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। ठीक है, और उस समय जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर सेकंड थे और अंतिम मुगल सम्राट भी यही रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 1857 की क्रांति से। एसएससी का एक प्रकार से फेवरेट ये टॉपिक है 1857, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, है ना, लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। फिर इनको ही जब 1857 की क्रांति हुई तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो राजनीतिक अधिकार थे उनको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल यहाँ पर आ गया था, है ना। और फिर भारत के जो पहले वायसराय बने वो भी कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि ये वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर, है ना, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति में जो अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, है ना, और इन विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दिल्ली से जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने किया था, बख्त खान ने किया था। सैन्य नेतृत्व किसने किया था, बख्त खान ने किया था। और इस विद्रोह का दमन निकलसन और हडसन ने किया था। ठीक है, कानपुर की बात करें तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था यहाँ पर। ठीक है, और कैंपबेल ने इसका दमन किया था। लखनऊ की बात करें बेगम हजरत महल, झांसी की बात करें रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर की यदि हम बात करें जो कि बिहार में है तो कुंवर सिंह ने किया था और इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था विद्रोह की। ठीक है, तो यह चाहे विद्रोह दमन की बात की जाए चाहे नेतृत्व की बात की जाए, हर एक जगह से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज ये मैंने बताई, एक वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर जनरल, यहां से भी काफी क्वेश्चन एसएससी पूछता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीजों को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं ताकि आपकी कोई भी गलती की संभावना ना हो। ठीक है, चलिए अगला है आइसोबार निम्न में से किसको प्रदर्शित करती हैं। आइसोबार लाइंस किसको प्रदर्शित करती हैं, तो समान वायुमंडलीय दाब वाली ये रेखाएं होती हैं। ठीक है, समान, देखिए ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और जहां पर सेम वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे मान लीजिए यहां पर 1000 MB का वायुमंडलीय दाब है, यहां पर भी 1000 MB का वायुमंडलीय दाब है, यहां पर भी 1000 MB का वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है इनको हम आइसोबार बोलते हैं। एमबी क्या है, इसको हम बोलते हैं मिली बार, ये यूनिट है ना वायुदाब मापने की,
एक प्रकार से यूनिट है। वायुदाब कैसे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसकी इकाई क्या है, मिलीबार है। इसके अलावा जो समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब होता है वो कितना होता है, तो 1013.2 है ना, ये आपको याद रखना है। 1013.2 मिलीबार ये समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है, तो 1013 मिलीबार। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और जो ये आइसोबार लाइंस होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं जैसे कि समलवण रेखाएं, अब याद रखिएगा, जैसे समलवण रेखाएं हैं, ठीक है, सम गहरी रेखाएं हैं, समताप रेखाएं हैं, समोच्च रेखाएं हैं। ये इन नामों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो इंग्लिश वर्जन है ना इसका, जैसे आइसोहेलाइन, आइसोबार्स, आइसोथर्म, आइसोहाइप्स, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्पेशली बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। समलवण नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, आइसोहेलाइन पूछेगा, सम गहरी नहीं पूछेगा, आइसोबार्स पूछेगा, समताप नहीं पूछेगा, आइसोथर्म पूछेगा, समोच्च नहीं पूछेगा, आइसोहाइप बोलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनको इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, क्योंकि नाम से तो आपको पता चल रहा है ना, समलवण रेखा मतलब समान लवणता या फिर सेम जो सैलिनिटी वाले रीजन होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को समलवण रेखाएं बोलते हैं। तो आइसोहेलाइन याद रखना है। ठीक है, तो आइसोहेलाइन किनको बोलते हैं, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन बोलते हैं। ठीक है, आइसोबार्स किसको बोलते हैं, तो समान गहराई वाले समुद्री क्षेत्र में समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोथर्म समान टेम्परेचर वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को, समोच्च या फिर आइसोहाइप समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को, और आइसोहेल समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेल रेखा बोलते हैं। तो ये आपको ल्यूसेंट वगैरह में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए अलग अलग बार ये एसएससी वगैरह में, बीएसएससी में और यूपीएसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किसके ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2023 में एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर जितने भी हैं, इस पर लेटेस्ट लेक्चर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, हमारे चैनल पर मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एमएस धोनी है ये कुछ अन्य कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि भारतीय सेना हो गई। ठीक है, भारतीय सेना, ठीक है, इसके अलावा मास्टर कार्ड। ठीक है, तो इनके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किस किस के, भारतीय सेना के, मास्टर कार्ड के, एसबीआई के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आप अच्छे से पढ़ लेना। एक बार बता देता हूँ, विकसित भारत अभियान के कौन है, तो अभिनेता संग्राम सिंह है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पहलवान है। आईसीसी वर्ल्ड कप, ये इसका आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, और भारत के जो एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान थे। निर्वाचन आयोग के सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, और भी सारे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना पीडीएफ से, है ना। जितने भी महत्वपूर्ण एम्बेसडर है, इस पर सेपरेट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, तो सारे आप पढ़ लेना। अगला है भारत के संविधान, भारत में संविधान का आर्टिकल 17, है ना। मैंने आपको जैसा कि बताया था लास्ट लेक्चर में, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो महत्वपूर्ण जितने भी आर्टिकल हैं आपको रिवाइज करके जाना है, किससे संबंधित है। का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, ये हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 जो है, 17 आर्टिकल जो है, ये हर एक एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो आर्टिकल है, ये अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी से संबंधित है ना। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत ही आर्टिकल 17 देखने को मिलता है, जो कि अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी के अंत की बात करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब एक सिंपल भाषा में बताऊं तो छुआछूत, ठीक है, के अंत की बात करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं दिमाग में रख लेना, यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और भारत जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ये कहाँ से कहाँ दिए हुए हैं, तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, बात आपको याद रखना है। ठीक है, कितने टोटल मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो 6 टोटल मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं पार्ट 3 के अंतर्गत। और जो मौलिक अधिकार है हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, सारी डिटेल याद रख लेना,
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे आप देखेंगे तो 108 आर्टिकल है ना, 110 आर्टिकल है, 123 आर्टिकल है, 129 आर्टिकल है, 148 आर्टिकल है, 214 आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है, ठीक है, आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 61 है। ये सभी जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये किन किन से संबंधित हैं, ठीक है। ये सारे आर्टिकल मैंने लिखे हैं जहां से एसएससी में बार बार क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, ठीक है। ये ऐसे आर्टिकल लिख रहा हूँ जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है, ठीक है। तो कैसे होती है भैया? उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं, ठीक है, वापस लौटते मानसून से नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से देखने को मिलती है, ठीक है। ज्योग्राफी ने यदि आप मुझसे पढ़ी है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ इस प्रकार से आता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। इस प्रकार से मानसूनी पवनें भारत में आती हैं और वर्षा करती हैं, ठीक है। और इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम दक्षिण पश्चिम मानसून, इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना, या फिर साउथ वेस्ट मानसून इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे होता है, मतलब पूरा मानसून तो हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं, इस पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीष्मकालीन जो ये मानसूनी पवनें हैं जिसको हम दक्षिण पश्चिमी हवाएं बोलते हैं, यहाँ से नमी उठाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही लैंड एरिया में प्रवेश करती हैं तो ये वर्षा करती हैं, है ना। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः ये वर्षा हमें देखने को मिलती है, इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। इससे ही हमें सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसकी भी दो शाखाएं होती हैं, एक तो अरब सागर की शाखा और एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। सर्वाधिक जो वर्षा है इसी मानसून से देखने को मिलेगी। और एक और मानसून कौन सा होता है? अब ये मशीन ये जो हवाएं हैं कुछ टाइम ऐसे चलेंगी और कुछ टाइम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून, है ना। यहां पर ही मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकना, ठीक है। यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से जब हमारे यहाँ शीत ऋतु आती है, ठीक है, शीत ऋतु आती है तो यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लौटने लगती है और इसको ही हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून। और इससे कहाँ वर्षा होती है? तो इससे आपको कोरोमंडल कोस्ट या फिर तमिलनाडु रीजन में वर्षा होते हुए दिखती है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून और जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून जो कि शीतकालीन मानसून है, ये आपको याद रखना है ना। डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, बहुत वास्ट है मानसून, है ना, लेकिन आपने मेरे लेक्चर देखे तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो याद रखना है। अब यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो कोरोमंडल कोस्ट या फिर तमिलनाडु में वर्षा होती है ना। सबसे पहले मानसून कहाँ एंटर करता है राज्यों में? तो केरल में एंटर कर जाता है ना। ओवरऑल देखें तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले हिट कर जाता है 25 मई के आसपास। तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। जो मानसून शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मौसम शब्द से हुई है, ठीक है, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? हवाओं की दिशा, है ना, हवाओं की दिशा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनंदा नायर, ठीक है, को एक खालिस्तान कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसकी ही ये डांसर है, क्लासिकल डांसर है, आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों? तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, केरल राज्य का है। और एक और केरल राज्य का कौन सा है? तो कथकली, कथक, है ना, एक मिनट रुकना, कथकली जो है एक और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल का, है ना। कथकली एक और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। एक भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी उड़ीसा सॉरी उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है।
ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का या फिर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस कराया था डिटेल में, है ना, उसका एनालिसिस भी बताया था कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब बताना कि इन शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है और कितना पुराना है। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, तो मोहिनी, जो सुनंदन नायर हैं, ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा हेमा मालिनी का आपने नाम सुना होगा, है ना, गोपिका वर्मा का नाम आपने सुना होगा, ये भी मोहिनी अट्टम की ही कलाकार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं और इनसे संबंधित कुछ कलाकार हैं, जैसे कि कथक कली की यदि हम बात करें तो केरल का ये राज्य है, रीता गांगुली, कोटकल, शिवरमन, गोपीनाथ इसकी प्रमुख डांसर हैं। कुचिपुड़ी की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये सभी यामिनी कृष्ण मूर्ति वगैरह, ठीक है, ये सब इसकी डांसर हैं। कथक की बात करें, बिरजू महाराज, मणिपुरी सावेरी छावेरी सिस्टर काफी फेमस है। ठीक है, सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अनीता शर्मा वगैरह। भरतनाट्यम की बात करें, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, और मृणालिनी साराभाई। उड़ीसी की यदि हम बात करें, सोनल मानसिंह। तो इसकी जो प्रमुख डांसर है वो भी आप देख लेना, यहाँ से हर साल एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत के 50वें सीजेआई या फिर जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन बने हैं, तो ये DY चंद्रचूड़ बने हैं, आपको याद रखना। ये 15th या फिर 50वें मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से, तो हरिलाल जे कानिया, ये भारत के पहले सीजीआई या फिर मुख्य न्यायाधीश थे, और ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, आपको याद रखना है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मीरा साहिब फातिमा बीवी, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश थी, सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, देखिए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया इनका पूरा नाम था। ठीक है, 1950 से 51 तक थे, और ये ऐसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया। जल्दी से बता दो, महाभियोग का आर्टिकल या फिर अनुच्छेद कौन सा है हमारे भारतीय संविधान में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की रही हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला सत्र न्यायाधीश तो अन्ना चांडी रही हैं, केरल राज्य से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा भारत के कुछ अन्य पदाधिकारी हैं, इनको भी जरा आप पढ़ लीजिए, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 इसके अंतर्गत आता है, R वेंकट रमणी है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल की यदि हम बात करें तो तुषार मेहता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रख लेना, जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं भारत सरकार के या फिर भारत में, इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला है, मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं। अब इसमें अपोजिट होता है ना, इसमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, मायोपिया में क्या होगा, इसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और इसमें दूर की चीजें दिखती नहीं है, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, यहाँ देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको नजदीक की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है ना, अपोजिट है, सॉरी, नजदीक की तो देख लेता है परंतु दूर की नहीं देख पाता, वही मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, तो अपोजिट है, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का क्लियर नहीं दिखेगा, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा, अवतल, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, रोग निवारण अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर एक होता है दूर दृष्टि दोष, इसमें पास की चीज नहीं दिखती। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया इसको हम बोलते हैं। इसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब पास का देखने में दिक्कत होगी या फिर दूर का देखने में दिक्कत होगी, किस लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना का पीछे बनता है या फिर रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बनेगा, यहाँ पर पीछे बनेगा। ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष ना, इसमें क्या होता है, ये खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्धावस्था में ये चीज होती है, इसमें ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। ठीक है, इसमें द्विफोकस लेंस का प्रयोग होता है या फिर बाई फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, पढ़ लेना। अगला है, प्रकाश वर्ष
एक इकाई है लाइट ईयर। ठीक है, तो जो प्रकाश वर्ष है ये ब्रह्मांडीय खगोलीय इकाई है दूरी की। ठीक है, जैसे कि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, इसमें जो दो पिंड होते हैं एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में होते हैं, है ना, एक दूसरे से लाखों करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस में स्थित होते हैं, तो इनको हम नॉर्मल किलोमीटर या फिर मीटर में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं और इसी में से एक यूनिट है प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसका मान कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे किया गया, देखिए इस वर्ल्ड में, दुनिया में, यूनिवर्स में सबसे तेज यदि कोई है तो वो है लाइट, है ना। लाइट जो है बच्चों, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है ना। जो लाइट है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। ठीक है, और सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कैलकुलेट किया और इसकी ये मान निकाला। ठीक है, इसके अलावा एक एयू, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, ठीक है, तो 15 करोड़, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे निकाला, तो सूर्य, सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है उस आधार पर ये एक एयू यूनिट को डिसाइड किया गया। इसको हम बोलते हैं 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, ये एक एयू होता है, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई। और एक और होता है पार्सेक, ये सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण खगोलीय ब्रह्मांडीय इकाई हैं, लाइट ईयर, पार्सेक और एक और कौन सी मैंने बताई, एक एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई इसको हम बोलते हैं ना। सामान्यतः जो एक एयू है, खगोलीय इकाई है, ये किससे बोला गया, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इसको ही एक एयू बोला गया। इसको हम बोलते हैं 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट याद रखना, यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है भारत के संविधान में 61वें संविधान संशोधन से जो है, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जो 61वां संविधान संशोधन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा बच्चों 61 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। मतदान की जो एज है पहले 21 वर्ष थी, फिर इसको 18 वर्ष कर दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको 1989 में, ठीक है, 1989 में ये जो सीए है ना, संविधान संशोधन है, इसको लाया गया था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और साथ ही साथ संविधान संशोधन है, इनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे 52 सीए की बात की जाए, है ना, ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधन है, 42 सीए है ना, 44 सीए है, अभी जो लेटेस्ट सीए आया था। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं या बच्चे से पढ़ लेना, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के विशाल भंडार देखने को मिले। ठीक है, अब ये डबल ज्योग्राफी से भी रिलेट कर गया क्वेश्चन, है ना, करंट अफेयर से भी रिलेट कर गया, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम के विशाल भंडार देखने को मिलेंगे। अब लिथियम आप जानते होंगे, आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनका काफी ज्यादा चलन है, चाहे आप कार की बात करें, स्कूटर की बात करें, बसेस की बात करें, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज्यादा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब जिसमें बैटरी का यूज होता है और चार्ज करके व्हीकल चलता है ना। और उस बैटरी में यूज क्या होता है, तो लिथियम। तो लिथियम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से खनिज है। ठीक है, भविष्य के दृष्टिकोण से, वर्तमान के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो भारत के 2 राज्य हैं जहां पर 2023 में इसके भारी रिजर्व देखने को मिले हैं। तो एक तो है जम्मू कश्मीर और एक तो है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक मिनट, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2023 में ही इन दोनों राज्यों में लिथियम के विशाल भंडार देखने को मिले। एक ऊर्जा खनिज है, ये आपको याद रखना है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ना। लिटरेसी डे की बात हो जाए तो 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय
साक्षरता दिवस के रूप में हम विश्व में सेलिब्रेट करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 18 सितंबर को 8 सितंबर को ये हम 1966 से मनाते आ रहे हैं। कब से? 1966 से हम इसको मनाते आ रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेज वगैरह और जो थीम होती हैं, ठीक है, इस पर आपको लेक्चर भी मिल जाएगा हमारे चैनल पर। प्रत्येक वर्ष जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी कुछ ना कुछ थीम होती हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कुछ डिटेल भी है। इस बार की थीम क्या थी? तो परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव, ये इसका उद्देश्य था, आपको याद रखना है। यूनेस्को द्वारा 1965 में निर्णय लिया गया था इसको मनाने का, और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और पहली बार 1966 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप सॉरी इसको पढ़ लेना। अगला है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो शुरुआत है बॉम्बे शहर से है ना। उस समय इसको बॉम्बे शहर कहा जाता था। क्या बोला जाता था? बॉम्बे, है ना। अभी मुंबई बोलते हैं, पहले ये बॉम्बे था। तो बॉम्बे से ही भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन की महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी, आप जानते ही होंगे। और इसमें महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो का नारा दिया था, है ना। मतलब करो या फिर मरो, ठीक है। अंग्रेजों से आजादी ले लो वरना फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसका कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942, इसकी डेट भी याद रख लेना, 8 अगस्त 1942 से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तात्कालीन बॉम्बे से, ठीक है। क्लियर, याद रखना। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रमुख आंदोलन हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रमुख प्रमुख इवेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि 1857 की क्रांति मैंने बताया, बंगाल विभाजन बताया, जलियांवाला बाग बताया, रोलेक्ट एक्ट बताया, ठीक है। ऐसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान से पढ़ने हैं, नोट डाउन करनी है चीजें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? लास्ट लेक्चर में मैंने आदित्य L1 का क्वेश्चन लिया था, इसमें मैंने इसरो का लिया है। और लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सब पढ़ लेना। ये जानबूझ के मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ लें, है ना, क्योंकि ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 14 जुलाई को श्री हरिकोटा आइलैंड से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था, आपको याद रखना है। और 23 अगस्त को इसने सफल लैंडिंग की थी, ठीक है। और ये वाला जो हमारा मिशन है सफल रहा है, और चंद्रमा के साउथ पोल या फिर दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाले हम इकलौते देश हैं, ठीक है, आपको याद रखना। और ओवरऑल 4th कंट्री हमें, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखना। चंद्रयान के बारे में बहुत अच्छे से आप चीजें पढ़ लेना। अब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि ये चंद्रयान मिशन था, इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। इसरो की बात करें तो आप जानते होंगे 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। एस सोमनाथ वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो इसरो से रिलेटेड भी काफी चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना। आदित्य L1 से रिलेटेड पढ़ लेना, चंद्रयान 3 से रिलेटेड पढ़ लेना। बहुत सारे महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं। इसरो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपकी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हैं, है ना। ये 20 क्वेश्चन डिस्कस कराने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि इन्हीं 20 क्वेश्चन में से एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नहीं। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, चाहे करंट अफेयर की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बात हो, ठीक है। तो जो मैं चीजें बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और अपनी जो भी आपकी तैयारी है उस पूरी तैयारी को आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए तो इसी 20 में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो मैं यहाँ पर एनालिसिस आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और उस हिसाब से आप अच्छे से चीजों को रिवाइज करके जाइए, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत जल्द हम इसका 3rd पार्ट भी लाएंगे, ठीक है। अब देखिए डेली लेक्चर नहीं आ पाते क्योंकि चीजों को एनालिसिस भी करना होता है ना, उसकी डिटेलिंग भी निकालनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और डेली लेक्चर का कोई मतलब भी नहीं है। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ बस ध्यान से सुनिए और उस हिसाब से आप चीजों को रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।